नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल श्रवण जीएस क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कर्म में लीन होंगे। हमेशा जीवन में अच्छा कर्म करते रहिए और अच्छा कर्म ही आपका भविष्य का निर्धारण करता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शास्त्रों में भी ये बात कहा गया है कि मनुष्य का हाथ का लकीर इंसान का जीवन नहीं बताता है, बल्कि मनुष्य अपने कर्म से अपने जीवन का निर्धारण करता है। आप जैसा कर्म कीजिएगा भविष्य वैसा ही निर्धारित होगा। आप अच्छे कर्म कीजिएगा तो भविष्य अच्छा ही होगा। ठीक है, आप देखते होंगे समाज में आप अपना कर्म खुद निर्धारित करते हैं। आप जो कीजिएगा आपका आने वाला भविष्य वही करेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। आप लोग जैसे पढ़ाई करते हैं तो कहते हैं कि सर माहौल नहीं है, कैसे पढ़ेंगे। एक पढ़ने का भी माहौल होता है, हर चीज़ का माहौल होता है। उसी प्रकार आप जिस परिस्थिति में ढलेंगे ना वही चीज़ें आप मतलब कि हो जाएंगे, उसी प्रकार से आप हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा एक अच्छा माहौल में रहिए, अच्छी परिस्थिति को मतलब बना के रखिए और हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहिए। और आपको लक्ष्य के अलावा आपको संसार में कुछ नहीं दिखना चाहिए। साफ साफ आपका लक्ष्य नज़र आना चाहिए कि मेरा लक्ष्य ये है, जाने का रास्ता ये है और ऐसे चलना है। कोई भी आपका लक्ष्य को भेद नहीं सकता है। आप लोग महाभारत देखे ही होंगे। महाभारत में एक दिन जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, उन्होंने पूछा कि क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र भी थे, शिष्य भी थे, तो अश्वत्थामा ने पूछा कि महाराज आप अपना सबसे प्रिय धनुर्धारी शिष्य अर्जुन को क्यों मानते हैं, हमें क्यों नहीं मानते हैं। तो द्रोणाचार्य महोदय मतलब गुरु थे, तो उन्होंने कहा चलो इसका परीक्षा ही ले लेते हैं आज। तो जब वो परीक्षा लेने के लिए गए तो आप लोग देखें कि उसमें मतलब अश्वत्थामा भी थे, उसमें नकुल सहदेव भी थे, भीम भी थे, उसमें दुर्योधन भी थे और उसी में अर्जुन भी थे। तो गुरु ने क्या किया कि एक पेड़ में एक चिड़िया को लटका दिया और सभी शिष्यों को एक एक करके बुलाया। उसमें सबसे पहले अश्वत्थामा को बुलाया और उनको कहा कि निशाना लगाओ उस चिड़िए पे। तो दुर्योधन भी मतलब अश्वत्थामा ने तीर साधा और उन्होंने निशाना लगाया। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि शिष्य बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा महाराज मुझे आकाश दिखाई दे रहा है। तो बोला ठीक है, अब तुम्हारा परीक्षा हो गया, निकलो। फिर आगे भीम को बुलाया, फिर दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन से पूछा कि बताओ, उन्होंने भी तीर साधा चिड़िया पे। उन्होंने कहा बताओ शिष्य क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज पेड़ की पत्तियां दिखाई दे रही है बहुत सारा और उस बीच में एक चिड़िया दिखाई दे रही है। सारा इसी तरह से आया, कोई पेड़ बताया, कोई पेड़ की पत्तियां बताया, कोई आकाश बताया। लेकिन जब अर्जुन आए और उन्होंने जब तीर साधा और उनसे जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा शिष्य क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे चिड़िया का सर दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? उसकी आँखों की पुतलियाँ दिखाई दे रहा है जहाँ मुझे निशाना लगाना है। तब द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से पूछा बताओ शिष्य क्या अंतर है तुम लोगों में। बस यही चीज़ें हैं, एक शिष्य का और अपने लक्ष्य के प्रति क्या भाव रहना चाहिए, यही सिखाता है। ठीक है, कि आपको अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। किसी को आकाश तो किसी को पेड़ पत्तियाँ दिखाई दे रहा था, लेकिन अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ उसकी पुतलियाँ दिखाई दे रही थी जहाँ उसको निशाना लगाना है। जब संसार में उनको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे रहा था, आराम से था कि वो लक्ष्य भेद दिया जाता और वो बेहतर कहीं न कहीं धनुर्धारी भी था। उस समय संसार में उसके जैसा धनुर्धारी कोई नहीं था। बस यही चीज़ें हैं। आप लोग भी अपने जीवन में ठान लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपका अपना लक्ष्य दिखाई देनी चाहिए। कोई समस्याएं नहीं, कोई परिस्थितियां नहीं, आपका लक्ष्य सीधा सीधा दिखाई देना चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, बाकी किसी भी चीज़ों को, हर चीज़ों को दरकिनार कर दीजिए। अगर कुछ उपलब्धि हासिल करना है तो, संसार में बेहतर चीज़ें करना है तो, ठीक है, सिर्फ आपका लक्ष्य नज़र आना चाहिए। कोई भी चीज़ें संसार की, आप लोगों को संसार का हर चीज़ें नज़र आता है, उसके बाद लक्ष्य नज़र आता है, नहीं, ये उल्टा है।
ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे प्रायद्वीप पठारी प्रदेश का, कई सारा तथ्य को हम लोग पढ़े थे क्या। तो उसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में। हम लोग पढ़ लिए थे प्रायद्वीप पठारी प्रदेश के पर्वत पढ़ लिए थे ना, उसका विभाजन हम लोग देखे थे किस प्रकार से किए थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग आप लोगों को अरावली के बारे में लिखा भी दिए थे। आज हम लोग विंध्यन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप लोग सबसे पहले एक मैप बनाइए, और कैसे बनाना है आप लोगों को बता ही चुके हैं, ठीक है। एक मैप बनाइए, नहीं तो आप लोगों का मैप बना हुआ ही है। पहले आप हेडलाइनिंग दीजिए, पहले आप हेडलाइनिंग दीजिए। मैप बनाने से पहले एक हेडलाइनिंग दीजिए। चलिए इस प्रकार से एक मैप थोड़ा ठीक ठाक रहता है तो ठीक रहता है। सबसे पहले आप लोग हेडलाइनिंग दे दीजिए विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी। फिर आप लोगों को आगे बताते हैं, विंध्यन श्रेणी दीजिए। और विंध्यन श्रेणी के बाद इस फिगर को बनाइएगा, ठीक है। आप लोगों को पिछले क्लास में अरावली के बारे में बता दिए थे। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। दिल्ली रीज के बारे में बता दिए, जरगा रीज के बारे में बता दिए थे। सारा 3 भागों में जो बांटा गया था सारा हम समझा दिए थे अरावली के बारे में। उसके बाद हम आप लोगों को बोले थे कि प्रायद्वीपीय पठार में कई सारा पर्वत है, उसमें से आपका एक विंध्यन श्रेणी है। विंध्यन श्रेणी ये आपका विंध्यन है। विंध्यन में आपको बताए थे कि ये जो पूरा विंध्यन श्रेणी है इसी का हिस्सा है ये सारा, ठीक है। इसमें आपका कि मतलब कि ये विंध्यन, भांडेर, कैमूर की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है। और ये सारा विंध्यन श्रेणी है, और इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसमें हम आपको बोले थे सतपुड़ा की श्रेणी में सतपुड़ा, महादेव, मैकाल की श्रेणी, ठीक। उसके नीचे में सतमाला और अजंता, ये सारा आप लोगों को बताए थे, ठीक है। तो आप लोग अब हेडलाइनिंग दीजिए विंध्यन श्रेणी, और ये वाला फिगर बना लीजिए, ये वाला, ठीक है। विंध्यन श्रेणी में ये वाला फिगर बना लीजिए। और इसमें से एक श्रेणी था, इसमें ये विंध्यन, विंध्यन, दूसरा महादेव, महादेव, तीसरा कैमूर, कैमूर, और ये वाला पारसनाथ, पारसनाथ, ठीक है। लिख लीजिए। अब इसके बारे में पहले फिगर बना लीजिए आप लोग, और इसके बारे में लिख लीजिए पहले, ठीक है। विंध्यन श्रेणी के बारे में लिख लीजिए, ठीक। आपको ये भी बताए थे कि ये वाला कौन सा है, ये सतपुड़ा, सतपुड़ा, ये वाला महादेव, महादेव, ये वाला मैकाल, मैकाल, ये वाला सतमाला, सतमाला, और ये वाला अजंता, अजंता, ठीक है। और इसके बीच में जो है ये वाला नर्मदा भ्रंश, और ये वाला ताप्ती भ्रंश, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश, ये नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी है, ठीक है। ये सब आपको समझा, ये फिगर आप इसके नीचे बना लीजिए। उसके बाद आप लोग लिखिए, उसके बाद आप लोग लिखिए। देखिए एक फिगर आपको और भी समझा देते हैं ठीक तरीके से, ताकि क्लियर हो जाए। ये फिगर बनाइएगा, उसके नीचे एक फिगर बनाइएगा आप लोग, उसके नीचे एक फिगर बनाइएगा। तो आप लोग इस प्रकार से एक फिगर और बना लीजिए, छोटा सा ही बनाते हैं। पहले ये हो गया उत्तर का मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, ये विंध्यन श्रेणी, ठीक है। विंध्यन, विंध्यन के बाद आपका ये नर्मदा भ्रंश, उसके बाद सतपुड़ा, ताप्ती भ्रंश, सतमाला, ठीक है। देखिए ये वाला हो जाएगा आपका नर्मदा, सॉरी उत्तर का मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, ठीक है। ये वाला भ्रंश कगार हो जाएगा, ये आपका भ्रंश कगार हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी एक एक करके ये देखिए, उत्तर का मध्यवर्ती मैदान, उत्तर का मैदानी प्रदेश, उसके बाद ये वाला विंध्यन, अभी आपको समझा देते हैं, आपको अब समझ में आ गया होगा। विंध्यन श्रेणी, ये वाला विंध्यन श्रेणी, ये वाला हो जाएगा आपका सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, ये वाला आपका सतमाला श्रेणी, सतमाला
सतमाला श्रेणी। ठीक, अब देखिए उसके बीच में ना भ्रंश है, उसके बीच में आपका भ्रंश है, ये वाला इसको कहेंगे हम भ्रंश कगार। ये हिस्सा हो जाएगा भ्रंश कगार, भ्रंश कगार, ये सारा भ्रंश कगार हो जाएगा। ये वाला नर्मदा भ्रंश, ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, ये नर्मदा भ्रंश, नर्मदा भ्रंश। ये वाला हो जाएगा ताप्ती भ्रंश, ताप्ती भ्रंश। ठीक, तो हम किधर से लिए, उत्तर से। पहले उत्तर का मैदान, उससे ऊंचा विंध्यन श्रेणी, उसके बाद गहरा प्रदेश नर्मदा, इसी में नर्मदा प्रवाहित होती है। उसके बाद देखिए सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा। ठीक है, उसके बाद ताप्ती भ्रंश, उसके बाद सतमाला। तो इस फिगर को भी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इस फिगर को भी आप लोग बना लीजिएगा, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ताप्ती भ्रंश, नर्मदा भ्रंश, सतपुड़ा, सतमाला, विंध्यन। ठीक है, आइए मध्यवर्ती, उत्तर का मध्यवर्ती मैदान, या इसको मध्यवर्ती मैदान भी लिख दीजिए या उत्तर का मध्यवर्ती मैदान लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, ये भ्रंश कगार हो जाएगा, ये भी भ्रंश कगार हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए ये फिगर बना लीजिएगा। तो पहला फिगर आप ये बना लीजिएगा, ये पहला फिगर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये पहला फिगर और ये दूसरा फिगर हो जाएगा। आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना कैसे भ्रंश है। उत्तर से हम फिगर बनाए हैं, ये पहले उत्तर का मैदान, फिर विंध्यन, फिर नर्मदा भ्रंश, फिर सतपुड़ा की पहाड़ी, ये सतपुड़ा रेंज है ये वाला। ठीक है, सतपुड़ा, और फिर ये अजंता रेंज है, और उसके बाद सतमाला, उसी सतमाला हिस्सा है उसी का। क्लियर। अब इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा फटाफट, लिखिए विंध्यन के बारे में। विंध्यन श्रेणी हेडलाइनिंग देके फिगर बना के उसके बाद लिखिए अरावली के बाद, अरावली के बाद प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित, प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित प्राचीन वलित पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत है जो वर्तमान में अवशिष्ट रूप में है, वर्तमान में अवशिष्ट रूप में है। नर्मदा की भ्रंश घाटी के निर्माण के समय, नर्मदा की भ्रंश घाटी के निर्माण के समय भ्रंशन क्रिया के कारण, भ्रंशन क्रिया के कारण इसके दक्षिणी ढाल में, इसके दक्षिणी ढाल में भ्रंश कगार की उत्पत्ति हुई है, भ्रंश कगार की उत्पत्ति हुई है। दक्षिणी ढाल का मतलब हो गया जैसे विंध्यन श्रेणी है, ये वाला विंध्यन श्रेणी, इसका दक्षिणी ढाल में कगार है। देखिए ये कगार बना हुआ है, मतलब डायरेक्ट मतलब ये है, और मतलब कगार बना हुआ है। ठीक है, जिसको कछाड़ कहते हैं, तो ये कगार बना, इसी में नर्मदा है। ठीक है, तो कगार का मतलब निर्माण हुआ है। उसके बाद पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसका विस्तार पूरब में, इसका विस्तार पूरब में विंध्यन, सॉरी पूर्व में कैमूर है, इसका विस्तार पूरब में कैमूर की पहाड़ियों के रूप में बिहार एवं झारखंड तक है, बिहार एवं झारखंड तक है। विंध्यन का विस्तार पूरब में कैमूर तक है, बिहार और झारखंड की सीमा पड़ता है वहाँ पे, बिहार एवं झारखंड तक है। इसकी सर्वोच्च चोटी विंध्याचल है, उस पिछले क्लास में ये बता दिए थे कि इसकी सर्वोच्च चोटी विंध्याचल है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है, बता दिए थे पिछले क्लास में आप लोगों को। ठीक है, चलिए विंध्यन क्लियर हो गया। अब उसके बाद लिखिए सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा। आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा, सारा चीज़ें जो समझा दिए भी और लिखा भी दिए। अब सतपुड़ा के बारे में लिखे, यह एक भ्रंशोत पर्वत है, भ्रंशोत पर्वत है, भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत को ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, इसको जो है ब्लॉक पर्वत भी, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ब्लॉक पर्वत। लिखिए यह एक भ्रंशोत पर्वत, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ब्लॉक पर्वत है। इसकी उत्पत्ति नर्मदा एवं ताप्ती के भ्रंश घाटी के मध्य हुई है, नर्मदा एवं ताप्ती के भ्रंश घाटी के मध्य हुई है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखे, पूर्ण विराम देके। इसका विस्तार पश्चिम में राजपीपला से पूर्व में महादेव होते हुए, राजपीपला की पहाड़ी पिछले क्लास में बताए थे, ये सतपुड़ा का हिस्सा है, राजपीपला उसी में है। तो इसका विस्तार पश्चिम में राजपीपला, लिखिए पश्चिम में राजपीपला से
पूर्व में महादेव होते हुए मैकाल तक है, पूर्ण विराम, मैकाल तक है। उसके बाद पूर्ण विराम, इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ महादेव पहाड़ी पर है। पिछले क्लास में बता दिए थे, इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ महादेव पहाड़ी पर है। यहीं पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन यहीं है। बहुत ही मस्त जगह है घूमने के लिए। आप लोगों को जब टाइम मिले तो कभी पंचमढ़ी ज़रूर जाइएगा। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, ये घूमने के लिए बहुत ही मस्त जगह है। ठीक है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। यह मध्य प्रदेश में है, यह मध्य प्रदेश में है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पूर्ण विराम देके पैराग्राफ चेंज कीजिए। लिखिए, मैकाल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। मैकाल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। इसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है यहाँ पे। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। इसकी सर्वोच्च चोटी विंध्याचल है। ठीक है, इस प्रकार इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। आप लोगों को सारा बता दिए हैं, आप लोग लिख सकते हैं। इसको लिख देते हैं गुरु शिखर जी, विंध्याचल को वी, ठीक है, धूपगढ़ को डी लिख देते हैं, धूपगढ़। अमरकंटक को ए लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, मैकाल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। यहाँ से नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम है। यहीं से निकलती है, इधर आ जाती है नर्मदा नदी। ये वाला जो नर्मदा नदी है ना, यहीं से निकलती है। इधर बढ़ा दिए हैं हम इसको समझाने के लिए, लेकिन नर्मदा नदी यहीं अमरकंटक से निकलती है। यहीं से अमरकंटक से निकलती है। और यहीं से सोन नदी भी निकलती है और इधर बिहार चली जाती है। ये जो कैमूर है ना, कैमूर के इधर, ये नहीं, ये पारसनाथ नहीं, ये इधर है। इसे ये पारसनाथ की पहाड़ी और ये कैमूर की पहाड़ी का विभाजन रेखा यही सोन नदी है। तो इधर सोन नदी निकल जाती है और इधर नर्मदा नदी निकल जाती है। ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, नदियों में भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी से ही आपका क्लियर होते चलेगा, आपको याद करना कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इधर सोन नदी और इधर नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। लिखिए, सोन नदी का उद्गम है। ताप्ती भ्रंश घाटी के दक्षिण में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ताप्ती भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतमाला एवं अजंता की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है। ये जो सतमाला और अजंता की पहाड़ी है ना, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए, ये क्लियर हो गया आपका। अब लिखिए आप थोड़ा सा राजमहल की पहाड़ी। ये पारसनाथ की जो पहाड़ी है ना, इसका पारसनाथ तो इसकी चोटी है, यही ये राजमहल की पहाड़ी है। हम पारसनाथ लिख दिए हैं, ये राजमहल की पहाड़ी है, इसकी चोटी है पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ी। ये जो राजमहल है ना, ये झारखंड का साहिबगंज जिला पड़ता है। साहिबगंज जिला पड़ता है। ठीक है, झारखंड में है ये साहिबगंज जिला। वहाँ पे जगह का नाम है सकड़ी गली। हम गए हैं यहाँ। ठीक है, हम बहुत सारा जगह घूमे हैं, जितना आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, बहुत सारे जगह घूमे हुए हैं। तो आप लोग जाइएगा, बहुत अच्छा चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। राजमहल की पहाड़ी ये फेमस है, पारसनाथ की पहाड़ी, इसलिए कि वहाँ पे जो 23वें गुरु थे, तीर्थंकर मुनि, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ उसको कहते हैं, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति वहीं किए थे, समेत शिखर पे। वहीं पे एक जगह है समेत शिखर। ठीक है, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के 20 गुरु को ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुआ था। ठीक है, जैन धर्म आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो आप लोग मेरा यूट्यूब में सर्च मार के देख लीजिएगा, मेरा नाम से आपको मिल जाएगा। जैन धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो यहीं पे उनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 23वें गुरु को। 24 गुरु हुए, तीर्थंकर हुए, जिनको जैन धर्म में तीर्थंकर कहते हैं। चलिए, आप लिखिए आप लोग राजमहल की पहाड़ी। लिखिए, राजमहल की पहाड़ी। ये राजमहल कहाँ है? राजमहल की पहाड़ी। ये राजमहल है आपका झारखंड के साहिबगंज जिला में। साहिबगंज जिला ये बिहार झारखंड, ये बिहार और झारखंड की सीमा करती है। जैसे आप जाएंगे ना, मान लीजिए ऐसे करके, ये मान लीजिए ऐसे करके ये बिहार है। बिहार का मैप कुछ इस प्रकार से है और इधर आपका ये दक्षिण में झारखंड है। ठीक है, तो ये वाला है, ये वाला जिला है बिहार का बांका, ये वाला है भागलपुर, ये वाला है कटिहार। थोड़ा भागलपुर इधर है, कटिहार ये है।
और यहीं पे है साहेबगंज जिला ये वाला। तो ये कटिहार और साहेबगंज जिला ये मिलती है, भागलपुर से भी साहेबगंज जिला लगती है। यहीं पे पड़ता है आपका राजमहल। ठीक, हम बिहार का मतलब कि स्पेशल बिहार पढ़ाते हैं, तो इसमें मेरा अध्ययन थोड़ा सा सूक्ष्म से किए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो हाँ, चलिए लिखिए राजमहल के बारे में। यह बिहार एवं झारखंड की सीमा पर स्थित पहाड़ी है जो एक प्राचीन ज्वालामुखी पर्वत का अवशिष्ट रूप है। इसका जो निर्माण है ना, ये ज्वालामुखी से हुआ है। माना जाता है कि यहाँ एक समय में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, उसी से वो पर्वत का निर्माण हो गया है। ठीक, आप लोग यूट्यूब में सर्च मारिएगा ज्वालामुखी उद्गार, तो आप लोग लाइव देख लीजिएगा। आजकल तो सारा मतलब वीडियो आ चुका है। पहले मतलब जब हम लोग पढ़ते थे उस समय, तो उस समय हम लोगों को ये देखने नहीं मिलता था। मतलब ये तो पूरा हम लोग को उतना पता भी नहीं चलता था, ये डिजिटलीकरण से पहले, यानी लॉकडाउन के बाद ना इतना डिजिटलीकरण हो गया, सब चीज़ देखने लगे। पहले हम लोग जो भी थे मोबाइल में ही वो बुक में ही पढ़ते थे और देखते थे। डिजिटलीकरण के बाद सारा चीज़ें अच्छे से दिखाई देने लगा। ठीक है, हम लोग सिर्फ इमेजिन कर लेते थे उस टाइम 2018 में। उस समय उतना डिजिटलीकरण नहीं था, हर चीज़ें इतना आसानी से मिल जाएगा उतना पता भी नहीं चल पाता था। बस हम लोग बुक का अध्ययन किए एक एक करके, तो उसी से समझ में आता था। ठीक है, अब तो आप लाइव देख सकते हैं इन सब चीज़ों को, आप लोगों को बता भी दे रहे हैं। आप लोग सर्च मारिएगा मिल जाएगा, यूट्यूब में भी मिल जाएगा। लिखिए स्थित है जो एक प्राचीन ज्वालामुखी पर्वत का अवशिष्ट रूप है। इसकी उत्पत्ति जुरैसिक काल में हुई है। इसकी उत्पत्ति जुरैसिक काल में हुई थी। सारा चीज़ें आप लोगों को पढ़ा ही दिए, बस लिखा देते हैं जुरैसिक काल में हुई है। जुरैसिक काल क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिए हैं। ठीक है, हुई है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को ये भी पढ़ा दिए, विंध्यन श्रेणी पढ़ा दिए, इसके बारे में भी लिखा दिए, इसके बारे में भी लिखा दिए। ठीक है, राजमहल के बारे में भी लिखा दिए। अब आ जाइए आप लोग पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, अब आप लोग एक मैप बनाइएगा पश्चिमी घाट। लिखिए आप लोग, अब इसको मिटा दीजिए। सॉरी, आप लोग नहीं मिटाइएगा, आप लोग को तो कॉपी में लिखा रहे हैं, कभी कभी कॉमेडी हो जाता है ना। चलिए अब आप लोग लिखिए पश्चिमी घाट पर्वत, हेडलाइनिंग दीजिएगा पश्चिमी घाट पर्वत। देखिए ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसके बारे में पहले समझ लीजिए आप लोग। पश्चिमी घाट में थोड़ा सा भारत का उत्तरी मैप भी बना लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब तो आप लोगों का प्रैक्टिस हो गया होगा मैप बनाने का शायद, क्या? क्योंकि इतना मैप बनवा रहे हैं, आप लोग भी बना रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करने से कोई भी चीज़ें आसान हो जाती है। हम भी बहुत प्रैक्टिस किए थे। चलिए इधर शुरू में हम सोचे भी नहीं थे कि हमसे इंडिया का मैप बनेगा। इतना है ही ऐसा इंडिया अपना। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो गया। अब देखिए ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसको समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे है आपका पश्चिमी घाट पर्वत ये वाला, और यहाँ तक है विस्तार पश्चिमी घाट का। कहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया, यहाँ से ये वाला भाग। ठीक, ये पश्चिमी घाट है। यहाँ एक गांठ बना हुआ है ये वाला। ठीक, ये वाला, इसको नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। इसका दक्षिणी विस्तार यहाँ पे एक पर्वत है नीलगिरी की पहाड़ी। यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी, उसके बाद एक है नागरकोयल की पहाड़ी, सबसे दक्षिण में है। ठीक है, नहीं, नीलगिरी के बाद एक पहाड़ी और है, अन्नामलाई है। एक सेकेंड, अन्नामलाई है। अन्नामलाई, कार्डेमम की पहाड़ी और नागरकोयल। ये देखिए ये अन्नामलाई है, ये कार्डेमम की पहाड़ी है और ये नागरकोयल की पहाड़ी है। अभी सब समझा देंगे। और यहीं से एक इधर से पहाड़ इसी से निकला हुआ है
अभी सब समझाते हैं। देखिए जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसका जो विस्तार है ये कहाँ से है, तो आपको यहाँ पे बताया अभी नर्मदा नदी, यहाँ भ्रंश घाटी है, यहाँ पे ताप्ती नदी। तो ये ताप्ती नदी से जो है, क्योंकि ताप्ती नदी तो पश्चिम में गिरती है, इसीलिए यहाँ से दक्षिण ही इसका विस्तार है पश्चिमी घाट का। आप लोग हेडलाइनिंग दे दीजिएगा पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। उसके बाद ये फिगर बनाइएगा आप लोग, ये फिगर बनाइएगा आप लोग, ऊपर में लिखिएगा। तो ये ताप्ती नदी से लेके यहाँ दक्षिण में पड़ता है, ये वाला जो हिस्सा है ना इसको नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। ये नीलगिरी की पहाड़ी है, ये है नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी। देखिए ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है, इधर है आपका पूर्वी घाट पर्वत, इधर है आपका पश्चिमी घाट पर्वत। इन दोनों का जोड़ का काम करती है ये कौन, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी ये एक प्रकार से गांठ के रूप में काम करती है। तो नीलगिरी जो है ना एक प्रकार का गांठ है। ठीक है, गांठ के रूप में काम करती है कौन, ये नीलगिरी की पहाड़ी, क्योंकि इसका और इसका दोनों का मिलन स्थल है यहाँ पे। यहाँ से इधर आपका हो जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ी, सॉरी पश्चिमी घाट, और इधर हो जाएगा आपका पूर्वी घाट की पहाड़ी। ठीक है, इसी में ये आपका पालनी की पहाड़ी है। पालनी की पहाड़ी इसी का हिस्सा है, ये ज़्यादा दूर तक नहीं है। ये पालनी की पहाड़ी जो है ना, ये माना जाता है कि ये पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है, ये पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है, पालनी की पहाड़ी है ये। लेकिन इसका विस्तार पूरब में है, पालनी की पहाड़ी। पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है ये पालनी की पहाड़ी। और ये नीलगिरी के नीचे में ये वाला पहाड़ी है, ये अन्नामलाई की पहाड़ी है, अन्नामलाई, अन्नामलाई। अभी पहले समझा देते हैं फिर लिखा देंगे। ये कार्डेमम की पहाड़ी है, इसको इधर भी लिख सकते हैं, कार्डेमम, कार्डेमम की पहाड़ी। अच्छा जो सबसे नीचे वाला ये नागरकोयल है, नागरकोयल, ये सबसे दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए जो पश्चिमी घाट है ये ताप्ती नदी से लेके नीलगिरी तक है। ठीक है, मुख्य रूप से इसी का दक्षिणी विस्तार अन्नामलाई, कार्डेमम और नागरकोयल है। ठीक, अब देखिए ये नीलगिरी की पहाड़ी हो गया। अब ये बीच बीच में कहीं कहीं कटा हुआ भी है, जो आपको बाद में समझाएंगे। यहाँ है आपका गोवा, ठीक है, ये आपका गोवा है। तो गोवा में एक जगह इसका कटा हुआ भाग मिलेगा, एक भाग आपका कटा हुआ यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, दो हो गया, ये दो भाग और दो नीचे दो भाग है, अभी आगे समझाएंगे। ठीक है, एक ये वाला कटा हुआ भाग है, इसको तो यहाँ से ही जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे दो जगह कटा हुआ है, ये एक भाग, ये दो जगह कटा हुआ, चार जगह हो गया। ठीक है, बस इसको समझना है बाद में। अब देखिए तो मुख्य रूप से जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये मुख्य रूप से यहाँ से लेके नीलगिरी तक है, और इसका दक्षिणी विस्तार अन्नामलाई, कार्डेमम, नागरकोयल है। ठीक है, अब देखिए इसको कई भागों में, इसको सह्याद्री भी कहते हैं, इसको जो है ना सह्याद्री भी कहते हैं। पहले लिख लेते हैं फिर हम लोग समझेंगे। पहले कुछ चीज़ें लिख लीजिए, पहले ये फिगर बना लीजिए, फिर लिखा देते हैं, फिर आगे समझाएंगे अगले फिगर में। लिखिए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट श्रेणी लिखिएगा, पश्चिमी घाट श्रेणी लिख दीजिए, या पर्वत पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका ब्रैकेट में सह्याद्री लिख दीजिएगा, सह्याद्री ब्रैकेट में, पश्चिमी घाट पर्वत अब ब्रैकेट में सह्याद्री लिख दीजिए, क्योंकि इसको सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, इसको जो है ना सह्याद्री भी कहते हैं। लिखिए तो पश्चिमी घाट लिख के डैश दीजिए और लिखिए पश्चिमी घाट पर्वत पश्चिमी तट के समानांतर संबद्ध रूप में स्थित, संबद्ध का मतलब कहीं भी टूटा फूटा ना हो। ठीक है, एकदम पूरा यहाँ वहाँ संबद्ध रूप से है, टूटा फूटा नहीं है। संबद्ध रूप में स्थित एक प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है, प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है, जिसका पश्चिमी ढाल भ्रंश कगार के रूप में है। पश्चिमी ढाल भ्रंश कगार का मतलब ये हो गया, देखिए इसको समझा देते हैं ठीक से। भ्रंश कगार का मतलब पहले इंडिया यहाँ था, इसका प्रायद्वीप भारत, तो यहाँ से जब टूट के इधर आया, तो जब वो आज टूटा, ठीक है, तो पश्चिमी वाला एकदम खड़ा रह गया। जैसे कोई भी बिस्किट तोड़ते हैं तो एकदम सीधा टूटता है,
तो ऐसे ढलान नहीं है, ठीक है, एकदम खड़ा है। आप लोग समझ गए ना। जैसे अफ्रीका से वो टूटा तो टूट के जब अलग हुआ तो एक तो ऐसे होता है कि ढलान है, लेकिन ये ढलान नहीं, एकदम सीधा खड़ा है। इस साइड ढलान है लेकिन इधर पूरा खड़ा है, ये पूरा खड़ा ढाल है इधर इस साइड पश्चिमी, तो इसी को कगार कहेंगे। और इधर अगर कोई नदियाँ गिरेगी तो अचानक नीचे गिरेगी, ठीक है, अचानक नीचे, जहाँ डेल्टा का निर्माण नहीं होगा, होगा क्या, एस्चुरी का निर्माण होगा, ठीक है। इधर डेल्टा नहीं बने, डेल्टा कहाँ बनेगी, जब नदियाँ तिरछी ढाल से जाती है तब ना नदी फैल जाएगी, लेकिन इधर डायरेक्ट इधर नदियाँ आएगी और इधर डायरेक्ट कगार में गिर जाएगी। तो ये कगार के रूप में है, ठीक है, क्योंकि ये टूट के अलग हुआ भाग है, ठीक है। तो जिसका पश्चिमी भाग, पश्चिमी ढाल भ्रंश कगार के रूप में है। अब देखिए, इसको सह्याद्री भी कहते हैं। तो इसको विभाजित किया गया है, इसको दूसरा मैप में समझाते हैं। इसको आप लोग दूसरा मैप में लिखिएगा। देखिए, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आपका गांठ है, फिर ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये है। अब देखिए, ये है कहाँ से, ये है नर्मदा, सॉरी ताप्ती से, ताप्ती नदी से लेके यहाँ जो गोवा है, गोवा में एक नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम है मालप्रभा नदी, ठीक है, मालप्रभा नदी। तो ताप्ती से लेकर के ये मालप्रभा तक, ठीक है, ये गोवा तक, ये ताप्ती नदी, ताप्ती से लेके ये गोवा तक, ठीक है। उसके बाद गोवा से लेके नीलगिरी तक, नीलगिरी की पहाड़ी ये है, तो गोवा से लेके नीलगिरी तक, फिर यहाँ से लेके नीलगिरी तक दो, और नीलगिरी से लेके कन्याकुमारी तक, फिर नीलगिरी से लेके कन्याकुमारी तक। इसको 3 भागों में बांटे हैं, ठीक है, 3 भागों में बांटे। आप लोग ठीक से मैप बनाइएगा, हम समझा दे रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, सह्याद्री। तो ये वाला ताप्ती से गोवा तक इसको कहते हैं उत्तरी सह्याद्री। इसको कहते हैं मध्य सह्याद्री, और इसको कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। 3 भागों में बांटे हैं सह्याद्री को, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। देखिए, जो उत्तरी सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी सह्याद्री कहाँ से कहाँ तक, ताप्ती से गोवा तक। गोवा में कौन सी नदी है, मालप्रभा नदी, ठीक। गोवा से लेकर नीलगिरी तक, कहाँ तक, नीलगिरी तक, ठीक। नीलगिरी से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए। ताप्ती से लेकर गोवा, ठीक है, ताप्ती से लेकर गोवा तक जो मालप्रभा नदी है विभाजित करती है, इसको उत्तरी सह्याद्री। गोवा से लेकर नीलगिरी तक मध्य सह्याद्री, नीलगिरी से कन्याकुमारी तक दक्षिणी सह्याद्री। पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए, जो उत्तरी सह्याद्री है, इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे, अब इसको इस फिगर में बना देते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो उत्तरी सह्याद्री में है, यहाँ पे है कलसूबाई। ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और उत्तरी सह्याद्री में ही एक चोटी है महाबलेश्वर की चोटी, यहीं पे एक चोटी है इसी के बगल में, महाबलेश्वर। इसकी ऊंचाई भी, ये दोनों जो है ना महाराष्ट्र में है, ये दोनों महाराष्ट्र में है, कलसूबाई और महाबलेश्वर। इसकी ऊंचाई भी आप लोगों को लिखा देते हैं। कलसूबाई की ऊंचाई है 1646 मीटर, आप लोग लिख लीजिएगा 1646 मीटर कलसूबाई। महाबलेश्वर की ऊंचाई बताते हैं आप लोगों को, है, सारा देखना पड़ेगा एक बार, सारा इतना डाटा याद नहीं रहता है। इसके भी कुछ उसी प्रकार से है, चलिए देख के बताएंगे आप लोगों को, नहीं तो आप लोग सर्च मार लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो लास्ट में हम बता देंगे। हाँ, महाबलेश्वर। उसके बाद जो उसके दक्षिणी सह्याद्री है, उसमें आपका है मध्य सह्याद्री है, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे 2 चोटी है, यहाँ पे एक चोटी, यहाँ एक चोटी, यहाँ पे एक चोटी है कुद्रेमुख,
कुद्रेमुख। यहीं बगल में एक चोटी है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। 2। जब आप दक्षिणी में आएंगे, दक्षिणी से जो नीलगिरी है, ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, नहीं नीलगिरी नहीं, अनाईमुडी अनामलाई में, यहाँ पे है अनाईमुडी, यहाँ पे अनाईमुडी, अनाईमुडी, अनाईमुडी है, ठीक है, अनाईमुडी। उसके बाद यहीं एक चोटी है कार्डेमम हिल में है, कार्डेमम नहीं, नागरकोयल की एक चोटी है। एक तो नागरकोयल आपको बता ही दिए है, नागरकोयल, ठीक है, ये अभी लिखाने के क्रम में और बता देंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, एक अभी लिखा देते हैं। जो अनाईमुडी है ना, इसकी जो सबसे अधिक ऊंचाई है 2695 मीटर है इसकी ऊंचाई, अनाईमुडी 2695 मीटर। अभी लिखाएंगे और बहुत सारा चीज़ें लिखाएंगे आप लोगों के बारे में। और इसकी जो टोटल लंबाई है, जो पश्चिमी घाट पर्वत है, इसकी टोटल लंबाई आप लोग लिखिए। कुछ डाटा आप लोगों को लिखा देते हैं, कुछ डाटा आप लोगों को लिखा देते हैं, लिखिए। तो पश्चिमी घाट की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण लगभग 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है। इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी लिखिएगा अनाईमुडी, अनाईमुडी सर्वोच्च चोटी जो 2695 मीटर है, 2695 मीटर। अगर हम बात करेंगे उत्तरी सह्याद्री की सबसे सर्वोच्च चोटी तो कलसूबाई 1646 मीटर, उत्तरी सह्याद्री की सबसे सर्वोच्च चोटी कलसूबाई, ठीक है। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है 2695 मीटर। जो पश्चिमी घाट पर्वत का भी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंची चोटी यही है अनाईमुडी। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी, पश्चिमी घाट पर्वत का सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। पश्चिमी घाट पर्वत में उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई, यहीं पे एक चोटी है महाबलेश्वर। इसकी ऊंचाई एक बार आप लोग सर्च मार के देख 1411 या इसे कुछ है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, उतना डाटा ध्यान में नहीं रहता है, ठीक है। चलिए अनाईमुडी और कई सारा चोटी अभी पढ़ाने के क्रम में आप लोगों को लिखाएंगे। लिखिए तो अब लिखिए, इस फिगर को बना लीजिए, इसके नीचे आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। इसकी सर्वोच्च चोटी दक्षिणी सह्याद्री में अनाईमुडी है, दक्षिणी सह्याद्री में अनाईमुडी है, अनाईमुडी है, अनाईमुडी है, कोमा जो नहीं लिख लीजिएगा, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर है। अनाईमुडी किस में है? अन्नामलाई पहाड़ी में है, ठीक है, जो नीलगिरी के दक्षिण में है, नीलगिरी के दक्षिण में है। जो नीलगिरी है ना, उसकी जो सर्वोच्च चोटी है, अभी आपको लिखाएंगे, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है 2627 मीटर। अभी आपको लिखाएंगे जो नीलगिरी है इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, दोदा बेटा, कहीं ड आता है, डोडा कहीं आता है, किसी किसी बुक में नहीं, दोडा बेटा है, डोडा बेटा, कहीं द भी आता है, कहीं ड भी आता है, ठीक है। मेरा बुक में तो डोडा बेटा लिखा हुआ है, बेटा लिखाता है, दोदा बेटा, ठीक है। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। इसका जो ऊंचाई है 2623 मीटर है, इसकी ऊंचाई है 2623 मीटर। ये याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब लिखिए, आप लोग लिखिए तो अन्नामलाई पहाड़ी पर है पूर्ण विराम। यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 2695 मीटर। उसके बाद पूर्ण विराम दीजिए, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग केरल में मुन्नार हिल स्टेशन है, केरल में मुन्नार हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है। उसके बाद लिखिएगा कार्डेमम हिल या इलायची की पहाड़ी केरल में स्थित है। यहीं पे जो ये कार्डेमम की पहाड़ी, कार्डेमम इलायची को जो है ना
इंग्लिश में कार्डेमम कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे बड़ी मात्रा में इलायची उत्पादन होता है। ये कार्डेमम मतलब इलायची, ठीक है। इंग्लिश में इलायची को कार्डेमम कहते हैं। और यहाँ पे ये जो पहाड़ी है यहाँ पे बड़ी मात्रा में इलायची का उत्पादन है, इसलिए इसका नाम ही है कार्डेमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम को हिंदी में, ठीक है। तो ये है आपका इलायची की पहाड़ी, केरल में स्थित है। उसके बाद लिखिएगा, पूर्ण विराम देके पैराग्राफ चेंज कीजिए। पालनी की पहाड़ी, ये जो आपका देख रहे हैं पालनी की पहाड़ी, ये वाला ये पूर्वी विस्तार है। पालनी की पहाड़ी पश्चिमी घाट का तमिलनाडु की ओर विस्तार है। इसकी सर्वोच्च चोटी बम्बाडी सोला, इसके पालनी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है बम्बाडी सोला है। ये पालनी की पहाड़ी, ये तमिलनाडु की ओर है। थोड़ा और दक्षिण बनेगा मैप, ठीक है, थोड़ा और नीचे जाएगा। तमिलनाडु ये वाला हिस्सा है, ठीक है। आप लोग अगर दक्षिण भारत का मैप जानते होंगे तो इस तरह से आप लोग देखे होंगे, ये केरल है, ठीक है, ये तमिलनाडु है। तो ये वाला जो हिस्सा पहाड़ है ना, ऐसे करके बना हुआ है पहाड़, तो यहीं पे है आपका ये कौन सा पालनी की पहाड़ी, वहीं बम्बाडी सोला है, ठीक है, बम्बाडी सोला। धीरे धीरे आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पालनी की पहाड़ी पश्चिमी घाट तमिलनाडु को, इसकी सर्वोच्च चोटी बम्बाडी सोला। यहाँ कोडाई कनाल हिल स्टेशन है। यहीं पालनी की पहाड़ी में कोडाई कनाल हिल स्टेशन है। बहुत फेमस जगह है, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा, आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा, हो जाएगा। कोडाई कनाल हिल स्टेशन है। उसके बाद आप लोग लिखे नीलगिरी की पहाड़ी, ये वाला नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में लिखिए थोड़ा सा। नीलगिरी की पहाड़ी लिख के डैश दीजिए, लिखिए यह एक प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है जिसकी स्थिति तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। पूरा कुछ हिस्सा केरल में भी है, इसका तमिलनाडु में है। और यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाती है। ये जो है इधर से पूर्वी घाट है, इधर से पश्चिमी घाट है, इसको मिलाने का काम करते हैं, गांठ के रूप में है, मिलाती है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा या दोदा बेटा, आप कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, दोनों लिख दीजिए। बस आपको क्वेश्चन आएगा, समझ में आ जाएगा कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ऊंचाई लिखाई दिए है। यह दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी के बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी में जो डोडा बेटा है इसकी ऊंचाई 26-27 मीटर है, डोडा बेटा का इसका 26-27। लेकिन अन्नामलाई में जो अनाईमुड़ी है 2695। तो सबसे ऊंची चोटी ये और दूसरा में यही है डोडा बेटा, ठीक है। तो लिखिए, यह नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। यह दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी के बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी है। यहाँ प्रमुख हिल स्टेशन ऊटी स्थित है। ऊटी यहीं पे है, ठीक है। ये जो है नीलगिरी की पहाड़ी, ऊटी यहीं है, बहुत फेमस जगह, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। ऊटी है यहाँ पे स्थित है। अब आप लोग लिखिए पूर्वी घाट पर्वत, ये क्लियर हो गया। पश्चिमी घाट क्लियर हो गया। अब आप लोग लिखिए पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है ना, टूटा टूटा हुआ भाग है, लिखिए पूर्वी घाट। देखिए, ये जो आपका पश्चिमी घाट है, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी, और इधर से है सेवाराय, पंचमलाई, मल्लीकुंडा, पालकुंडा, ठीक है। नल्लामलाई, पालकुंडा, उसके बाद है जावड़ी, सेवाराय। इसमें और छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ये टूटी टूटी हुई है, ठीक है। अगर हम इसको बोलेंगे, जैसे कि आप लोग बड़ा सा फिगर बनाइएगा, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, इसी का इधर वाला भाग, इसको पूर्वी घाट कहते हैं। ये टूटा टूटा हुआ है। क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि जो इधर से नदियाँ प्रवाहित होती है, इधर से इसका जो झुकाव है ना, ये प्रायद्वीप भारत है,
ये प्रायद्वीप भारत का जो झुकाव है ये ऐसे करके है। देखिए इधर भाग ऊंचा है या ऐसे करके है, ऐसे करके, मतलब कि इसका जो झुकाव है इधर है और इधर है, ठीक है, यानी कि पूरब दक्षिण की ओर झुकाव है, इस प्रकार से है, इस प्रकार। इधर भी थोड़ा उठा हुआ है, इधर भी उठा हुआ है, इधर झुका हुआ है, इस प्रकार से। तो जितना भी नदियाँ इधर से निकलती है इधर प्रवाहित होती है, बहुत सारी नदियाँ। इसीलिए ये पहाड़ जो है ना बीच बीच में, जैसे यहाँ पे टूट चुका है, जैसे बीच में नदी है यहाँ पे टूट गया है नदियों के द्वारा, फिर इस प्रकार से टूटा इधर से बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती है, इसलिए ये बीच बीच में टूट गया है, ठीक है। तो पूर्वी घाट जो है ये आंध्र प्रदेश से है, का थोड़ा सा विस्तार उड़ीसा भी माना जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश से मुख्य रूप से इसका विस्तार है, उड़ीसा में नहीं है। आंध्र प्रदेश से अगर आप एटलस में देखेंगे तो मुख्य रूप से आपको एटलस में 4 ही दिखाई देगा, ठीक है। उसमें से आपको एक दिखाई देगा नल्ला मलाई, एक जो है ये आपका नल्ला मलाई, ठीक। उसके बाद पालकोंडा, उसके बाद ये वाला जावड़ी की पहाड़ी दिखाई देगा आपको, और उसके बाद ये सेवाराय की पहाड़ी दिखाई देगा, सेवाराय की पहाड़ी, ठीक है। ये मुख्य रूप से पूर्वी घाट का मतलब ये है श्रेणी है, लेकिन इसके बीच बीच में कुछ श्रेणी और भी है, जैसे जिंजी, कोलूमलाई और पंचमलाई। उसके बीच में जैसे में आप जाएंगे तो नल्ला मलाई और पालकोंडा है, नल्ला मलाई और पालकोंडा, उसके बाद है जावड़ी, नल्ला मलाई पालकोंडा, उसके बाद जावड़ी है। जावड़ी के बाद एक श्रेणी है जिंजी, यहाँ पे है जिंजी। जिंजी के बाद एक श्रेणी है आपका कोलूमलाई, तो यहाँ पे है के लिख देते हैं, कोलूमलाई। उसके बाद है पंचमलाई, उसके बाद यहाँ पे है पंचमलाई, उसके बाद है सेवाराय, पंचमलाई सेवाराय। तो देखिए हम आपको ऐसे लिख देते हैं, सबसे पहले नल्ला मलाई और पालकोंडा ये दोनों आंध्र प्रदेश में है, और उसके बाद जितना है वो सब के सब जो है, सब के सब कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो देखिए हम उत्तर से दक्षिण लिख देते हैं, नल्ला मलाई एन लिख देते हैं, पालनी की पहाड़ी पी लिख देते हैं, जावड़ी की पहाड़ी जे, ठीक है। उसके बाद जिंजी की पहाड़ी जी, ठीक है, और जिंजी की पहाड़ी जी। उसके बाद कोलूमलाई के, उसके बाद पालनी की पहाड़ी की, पंचमलाई की पहाड़ी पी, सेवाराय एस, ठीक है। तो हम ऐसे है, यानी कि एन पी जे जी के पी एस, सब के बारे में इधर लिख लीजिए। एन पी यहाँ लिखिए, एन पी जे जी के पी एस। तो एन मतलब नल्ला मलाई लिख ही दिए, पी मतलब पालकोंडा, ये दोनों कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। बाकी यहाँ से नीचे जितना भी है ये सब के सब कहाँ है, ये सब के सब है तमिलनाडु में, टी एन। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, हम तमिलनाडु टी एन लिख देते हैं। जे से जावड़ी, जी से जिंजी, जे जावड़ी लिखा हुआ है, जी से जिंजी, ठीक है। के से कोलूमलाई, मलाई, पी से पंचमलाई, एस से सेवाराय। ध्यान रखिएगा ये उत्तर से दक्षिण विस्तार आपको ध्यान रखना है। अगर आप एटलस निकालेंगे, एटलस में आपको साफ साफ मिल जाएगा, कोई सा भी एटलस आप लिखिएगा ना, निकालिएगा तो देखिए शायद आपको दिखाई दे। देखिए इस मैप में दिखाते हैं, क्लियर दिखाई, देखिए इसमें क्लियर दिखाई देगा आपको। यहाँ पे देखिए, ये देखिए सेवाराय की पहाड़ी, जावड़ी की पहाड़ी, नल्ला मलाई की पहाड़ी है ना, यहाँ देखिए। इसके बाद नल्ला मलाई, पालकोंडा, जावड़ी, सेवाराय, देखिए दिखाई दे रहा होगा शायद, ठीक है। तो आप लोग एटलस निकाल के जितना भी पढ़ाते हैं ना, देखिए इससे क्लियर रहेगा, ठीक है। आप लोगों को दिमाग में क्लियर रखना है। मेरा एक गुरुजी हैं, वो बोलते हैं दिमाग से क्लियर है कि दिमाग में क्लियर है, ठीक है। तो चलिए तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है, दिमाग से क्लियर नहीं रखना है, दिमाग में क्लियर रखना है, ठीक है। नहीं तो पता चला बस पढ़ते हैं सर क्लियर है, कहाँ से, दिमाग से, नहीं तब तो नहीं चलेगा, दिमाग में क्लियर है, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। तो देखिए जो पूर्वी घाट है ये टूटा है, किसके कारण से, पूरब की ओर जो आती है नदियाँ, उसके कारण वो उसको विखंडित कर दी है,
ठीक है, इसीलिए वो बीच बीच में टूटा टूटा हुआ भाग में है। ठीक है, पश्चिमी घाट में कुछ चीज़ें छोड़ दिए हैं, बस एक ही चीज़ें छोड़े हैं, बता देंगे। ये जो दर्रा है ना, ये दर्रा छोड़े हैं। ये दर्रा है पाल घाट, भोर घाट, ठीक है। उसके बाद है सेनकोट्टा, उल्टा बोल दिया था, रुक जाइए। पाल घाट, भोर घाट, उसके बाद शायद थाल घाट है, तब है सेनकोट्टा। हाँ, पहले है, उल्टा बोल दिया, पहले थाल घाट। ये वाला दर्रा है थाल घाट, ये वाला दर्रा है भोर घाट, ये वाला दर्रा है पाल घाट, ये वाला है सेनकोट्टा। ये अभी आगे लिखा देंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर। तो पूर्वी घाट जो है इस प्रकार से है। तो पूर्वी घाट जो श्रेणी है, नल्ला मलाई, पाल, यहाँ से नल्ला मलाई, पालकोंडा, जावड़ी की पहाड़ी, जिंजी, कोलू मलाई, पंचमलाई, सेवाराय, ये पूरा श्रेणी है। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक, तमिलनाडु के नीलगिरी घाट तक, ठीक है, यहाँ से है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में अब आप लोग लिख लीजिए, पहले इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए। पूर्वी घाट पर्वत पूर्वी तट से समानांतर असंबद्ध रूप में, हम आपको बताए थे इसमें संबद्ध रूप में बताए थे। ये असंबद्ध मतलब पूरा रूप में नहीं है, असंबद्ध मतलब टूटा टूटा हुआ है। ठीक है, असंबद्ध रूप में है। लिखिए, तो पूर्वी घाट पर्वत पूर्वी तट से समानांतर, पूर्वी तट के समानांतर लिखिएगा, के समानांतर असंबद्ध रूप में, या असंबद्ध होता है, असंबद्ध रूप में, असंबद्ध रूप में, असंबद्ध रूप में स्थित है। समानांतर मतलब पूर्वी घाट का समानांतर है, असंबद्ध रूप में स्थित है। इसकी असंबद्धता का कारण नदियों द्वारा पूर्वी घाट का अपरदन किया जाना है। पूर्वी घाट का अपरदन किया जाना है, अपरदन किया जाना है। इसकी सर्वोच्च चोटी विशाखापट्टनम के पास झिंडागड़ा, 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 कहीं कहीं घो आता है लिखा हुआ, झिंडागड़ा, लेकिन झिंडागड़ा भी कहीं कहीं आता है, तो आप लोग समझ जाइएगा। झिंडागड़ा, झिंडागड़ा है पूर्ण विराम उड़ीसा में महेंद्रगिरी प्रमुख चोटी है। ये जो नल्ला मलाई है ना, यहाँ पे इसकी ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ये पूछा गया है महेंद्रगिरी। आप लोग ना इसकी ऊंचाई भी लिख लीजिए। महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर है, 1501 मीटर महेंद्रगिरी। ठीक है, और हम आपको अभी बताए यहीं पे है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के पास इसकी जो झिंडागड़ा है, यहाँ की चोटी है झिंडागड़ा। ठीक है, यहीं पे मतलब कि झिंडागड़ा और महेंद्रगिरी। अब पूर्ण विराम देके लिखिएगा, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के मध्य पूर्वी घाट का अपरदन हो गया है। मतलब ये हो गया कि इधर से आती है गोदावरी नदी, इधर से है आपका कृष्णा नदी। तो इन दोनों, जैसे कृष्णा नदी है ना, हम थोड़ा ऐसे झुका हुआ है, मतलब बड़ा मैप रहता तब ठीक बनता, छोटा बनाए ना इसीलिए। नहीं तो नदी जैसे यहाँ से निकलती है ना, ऐसे करके प्रवाहित होती है, ऐसे करके। तो हम थोड़ा छोटा मैप बनाए, इसीलिए सीधा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो देखिए ऐसे करके, जैसे ये नदी है, ये वाला हो गया गोदावरी नदी, गोदावरी। ठीक, ये वाला हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। तो इन दोनों के बीच में ये टूटा हुआ है। ठीक है, टूटा हुआ है, तो वही लिखिए, गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य पूर्वी घाट का अपरदन हो गया है। इसके दक्षिण में नलामलाई एवं पालकोंडा श्रेणी आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके दक्षिण में नलामलाई एवं पालकोंडा, ये दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज। तमिलनाडु में दक्षिण की ओर यह कई छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में स्थित है। तमिलनाडु में दक्षिण की ओर यह कई छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में स्थित है। पूर्ण विराम, नीलगिरी के पास मेलागिरी स्थित है। नीलगिरी के पास, यहीं पे ये जो आपका नीलगिरी है ना, ये इसी के पास मेलागिरी है, यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे मेलागिरी है। ठीक है, मेलागिरी स्थित है एकदम यहाँ पे है मेलागिरी। मेलागिरी ना यहाँ पे है, एक यहाँ पे ये वाला है मेलागिरी, मेलागिरी यहीं पे लिखिए। तमिलनाडु में दक्षिण की ओर यह कई छोटी पहाड़ियों के रूप में स्थित है। नीलगिरी के पास मेलागिरी स्थित है, जो चंदन के वन के लिए जाना जाता है, जो चंदन के वन के लिए जाना जाता है।
और इसी पे फिल्म बना था, आप लोग देखे होंगे पुष्पा फिल्म इसी पे बना हुआ था। यहाँ पे लाल चंदन पाया जाता है, पूरी दुनिया में लाल चंदन बहुत महंगा बहुत कीमती होता है, ठीक है। यहीं पे मेलागिरी पहाड़ी जो है वो चंदन के लिए जाना जाता है, ठीक है। जो पुष्पा फिल्म आया था वो इसी पे बनाया गया है, ठीक है। चलिए, उसकी इम्पोर्टेंस को दर्शाने के लिए बनाया गया है, ठीक है, कि हम उसकी इम्पोर्टेंस को समझें। अंग्रेज़ों ने भी उसका शोषण किया था, बहुत सारा चंदन बेच के बहुत पैसा कमाया अंग्रेज़ों ने, उसको लगभग नष्ट कर दिया था। तो उसको इम्पोर्टेंस को समझें, इसलिए वो फिल्म बनाया गया है। बाकी थोड़ा सा इंजॉय डाल दिया गया है ताकि जनता, जब तक कि किसी भी चीज़ में इंजॉय नहीं आएगा तो क्यों देखेगा, इसीलिए थोड़ा सा उसमें एक दो फेमस डायलॉग हुआ था, आप लोगों को पता था क्या? बाकी आप लोग समझ पा रहे होंगे कौन कौन सा डायलॉग था। चलिए, बाकी मेरा काम डायलॉग बताना नहीं है, आप लोग समझ ही रहे हैं सारा चीज़ें। एंजॉय करना चाहिए, जीवन में हर चीज़ें ज़रूरी है, फिल्म देखना बहुत ज़रूरी होता है, हम भी देखते हैं, ठीक है। और जितने भी ऐतिहासिक पिक्चर है, इंपॉर्टेंट पिक्चर है, वो सब देखते रहिए, हर चीज़ें दुनिया से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उससे आपको देश दुनिया की जानकारी मिलती है। अब आप देखेंगे ऐसे फिल्म जिसको दुनियादारी से लेना ही नहीं है, ठीक है, तो उससे आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा। लिखिए, मेलागिरी स्थित है, जो चंदन के वन के लिए जाना जाता है। उसके बाद नोट देके आप लोग नीचे लिखिएगा मेघालय का पठार, नोट देके लिख लीजिए। तो मेघालय का पठार यहाँ पे है, आपका मेघालय का पठार किधर, देखिए यहाँ पे है आपका ये मेघालय, ये मेघालय का पठार है, यहाँ पे ये इसी का हिस्सा है, बता दिए थे पिछले क्लास में। तो नोट देके लिखिए, मेघालय का पठार प्रायद्वीप पठार का भाग है, लेकिन यहाँ स्थित गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों की उत्पत्ति हिमालय के उत्थान के समय हुई है। लिखिए, मेघालय का पठार प्रायद्वीप पठार का भाग है, लेकिन यहाँ स्थित गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे 3 पहाड़ी है। ये मान लीजिए मेघालय का पठार है तो इसमें 3 पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी, 3 पहाड़ी है। ये तीनों मेघालय में है। ये गारो है, ये खासी है, ये जयंतिया है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी की उत्पत्ति हिमालय के उत्थान के समय हुई है, हिमालय के उत्थान के समय हुई है। उसके बाद लिखिए झारखंड की पहाड़ियाँ, लिखिएगा, हेडलाइनिंग दीजिए झारखंड की पहाड़ियाँ। लिखिए तो छोटा नागपुर पठार पर स्थित पठार पर हिमालय के 3 बड़े उत्थानों के प्रमाण मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार पर हिमालय के 3 बड़े उत्थानों के प्रमाण मिलते हैं। डालमा पेराहाट श्रेणी, लिखेगा, उसके बाद लिखेगा डालमा पेराहाट, डालमा पेराहाट श्रेणी, लिखेगा डालमा पेराहाट श्रेणी भारत के प्रथम ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण हैं। डैश देके लिखिएगा, भारत के प्रथम ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण हैं। उसके बाद लिखिए पार्श्वनाथ की पहाड़ी, उसके नीचे लिखिएगा पार्श्वनाथ की पहाड़ी, पार्श्वनाथ बता ही दिए इसके बारे में, बस लिखा देते हैं, थोड़ा सा एक एक चीज़ों को समझा देते हैं। देखिए, ये इसी का हिस्सा है, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, इसी में यहाँ है पारस की, जी सॉरी, क्या कहते हैं, राजमहल की पहाड़ी, यहाँ है आपका राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है पार्श्वनाथ, हाँ पार्श्वनाथ ही है, पार्श्वनाथ, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लीजिए, झारखंड में पड़ता है। ये है छोटा नागपुर का पठार। अभी पठार के बारे में समझाएंगे, आगे आपका पठार ही है, आज क्लास ख़त्म ही कर लेना है। तो लिखिए छोटा नागपुर का पठार पर स्थित, हाँ वो तो लिखा दिए, पार्श्वनाथ की पहाड़ी लिखिए, भारत के झारखंड की सर्वोच्च चोटी, पार्श्वनाथ की जो पहाड़ी है झारखंड के सर्वोच्च चोटी, इसे समेत शिखर भी कहते हैं। जो राजमहल की पहाड़ी है इसी की ऊंची चोटी है पार्श्वनाथ, इसको समेत शिखर भी कहते हैं। यहीं पे जो जैन धर्म के 23वें गुरु थे पारसनाथ, वो पार्श्वनाथ, उनको यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यहाँ आप जाएंगे बहुत सारे जैन मंदिर बने हुए हैं आज भी, ठीक है। तो ये है राजमहल, राजमहल का हिस्सा है पार्श्वनाथ। चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपका बच गया
प्रायद्वीपीय पठार के पठार बच गया। अब टाइम हो गया है, लेकिन हमें लगता है कि इसको इसी में ख़त्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि ठीक रहेगा। 15 मिनट और लगेगा, ठीक है, लेकिन इसमें ख़त्म ही कर देते हैं, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग मैपिंग ठीक से कीजिएगा। चलिए पढ़ ही लेते हैं, फिर अगले क्लास में दूसरी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रायद्वीप पठार का जो है ना, कई सारा छोटा छोटा पठार है, ठीक है। आपको एटलस में सब मिल जाएगा, एटलस में जो है आपको सब मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग बना लीजिए, फटाफट लिख लीजिएगा। देखिए, जो आपको प्राचीन पठारी प्रदेश पढ़ा है, आपको इस प्रकार से प्राचीन पठारी प्रदेश बना हुआ है। आपको ये आपका भ्रंश घाटी है ना, आपको इस तरह से पढ़ा है कि ये पूरा का पूरा पठार है। लेकिन इस पठार में भी छोटा छोटा पठार बना हुआ है। जैसे इसी का ये वाला हिस्सा काठियावाड़ जो है ना, इसी का हिस्सा है, तो हम उसको दूसरे कलर से लिखते हैं, बनाते हैं। ये है आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप, आप लोग पढ़े होंगे, ये वाला काठियावाड़ प्रायद्वीप है, ठीक है। ये है काठियावाड़ का पठार। उसी में आप जब आएंगे तो ये वाला जो हिस्सा, ये है मालवा का पठार, ये मालवा का पठार है, ठीक है, ये मालवा का पठार। जब ये वाला कॉर्नर पे आएंगे तो ये वाला हिस्सा, ये है छोटा नागपुर का पठार, ये जो है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर। इधर कट गया होगा तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, छोटा नागपुर का पठार। अभी इसमें सब समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप जब दक्कन के पठार में आएंगे तो दक्कन का पठार विस्तृत है, लेकिन हम पहले ये बता दें, यहाँ पे दंडकारण्य पठार, पहले आप लोग मैप नहीं बनाइएगा, अभी पहले समझ लीजिए तब बनाइएगा। ये है आपका दंडकारण्य पठार, ठीक है। अब जो आपका दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार जो है कि यहाँ से कई सारा राज्य में विस्तृत है, वो जैसे महाराष्ट्र में है वो, उसके बाद इधर कर्नाटक में है, उसके बाद इधर आएंगे थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी है, थोड़ा सा हिस्सा है छत्तीसगढ़ में, हाँ, थोड़ा इधर आंध्र प्रदेश में भी उसका विस्तार है। अभी उसके बारे में समझाएंगे हम कि क्या है। पहले आप लोग लिख लीजिए, प्रायद्वीप पठार का ये मैप बनाइए, ठीक है। आप लोग हेडलाइनिंग दीजिए, प्रायद्वीपीय पठार के पठार, प्रायद्वीपीय पठार के पठार के पठार, हेडलाइनिंग दीजिए और ये वाला मैप बना लीजिए। उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पृथ्वी का प्राचीनतम बृहद पठार है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पृथ्वी का प्राचीनतम बृहद पठार है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये प्रायद्वीप पठारी प्रदेश पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी उसी समय से ये है, ठीक है और अभी भी है, जिसमें आधारभूत रूप से आर्कियन संरचना की प्रधानता है। आपको समझ में आ रहा है आर्कियन संरचना क्या है? प्रधानता है, पुण्य विराम। अतः पठार का अधिकांश भाग आर्कियन संरचना से निर्मित है। लिखिए, अतः पठार का अधिकांश भाग आर्कियन संरचना से निर्मित है, पुण्य विराम। उसके बाद लिखिए, प्रायद्वीपीय पठार पर क्रिटेशियस काल के अंत में ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के कारण भूगर्भ के मेग्मा के सतह पर आकर जमने से बेसाल्ट संरचना निर्मित लावा पठार का निर्माण हुआ। जमने से बेसाल्ट संरचना निर्मित लावा पठार का निर्माण हुआ। आप लोग गुस्सा नहीं कीजिएगा, हम स्पीड से लिखाते हैं, आप लोग धीरे धीरे रोक के पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बेसाल्ट संरचना निर्मित लावा पठार का निर्माण हुआ। देखिए, आपको पहले ही बताए थे कि ये जो पहले प्राचीन पठारी प्रदेश है पृथ्वी था, ठीक है, और उसी में ये भारत का भी हिस्सा है। तो माना जाता है कि अंतिम क्रिटेशियस काल में ये आपका गुजरात राज्य यहाँ तक है, इधर महाराष्ट्र यहीं की सीमा पर यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया उद्गार, मतलब ज्वालामुखी निकला और उस ज्वालामुखी से जो लावा जहाँ जहाँ बिखरा,
ठीक है। यहाँ इस ज्वालामुखी से लावा मतलब निकल के पूरा पिघला फैला। आप लोग सर्च मार के देखिएगा ज्वालामुखी कैसे फैलता है, आप लोग देखे भी होंगे। तो फैला, तो ये इसका जो ज्वालामुखी है और इससे जो लावा जहाँ जहाँ फैला, ठीक है, जहाँ जहाँ फैल करके रह गया, ठीक है, जहाँ जहाँ ये फैला तो पूरे क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में, लेकिन यहाँ नदी जो है कि लाखों साल हो गया, तो नदी जहाँ जहाँ प्रवाहित हुई तो उसको तोड़ फोड़ के वहाँ मिट्टी बन गया। लेकिन जहाँ जहाँ नदी नहीं है वहाँ वहाँ आज भी वो पठार के रूप में टूटा टूटा भाग में है। तो उसी को हम लोग कहते हैं दक्कन का पठार। उसी को क्या कहते हैं? दक्कन का पठार या दक्कन का पठार कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसका ये जो दरारी उत्पन्न हुआ था, यहाँ पे ज्वालामुखी निकला था, ठीक है, ज्वालामुखी निकला, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ज्वालामुखी निकला, इसी से जहाँ जहाँ लावा फैला, ठीक है, जहाँ जहाँ फैला ये पूरे क्षेत्रों में, ठीक है। लेकिन बहुत जगह नदी क्या कर दी? काट दी और वहाँ मिट्टी निर्माण। लेकिन जहाँ जहाँ नहीं काटी वहाँ आज भी ये लावा है जमा हुआ, ठीक है। तो जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है उससे बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। अब पहले से ये प्रायद्वीप भारत आधार रूप में क्या था? आर्कियन चट्टान था, ध्यान रखिए, पहले आर्कियन था। आर्कियन के ऊपर में लावा निर्मित हो गया बाद में, तो इसमें आर्कियन चट्टान भी मिलेगा आपको और बेसाल्ट चट्टान भी मिलेगा कहीं कहीं पे, समझे आप लोग। पहले आर्कियन संरचना पूरे में था, बाद में यहाँ लावा निकल के उसके ऊपर में लावा फैल गया और लावा से जो चट्टान बनता है उसको बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। तो उसके सतह पे आर्कियन चट्टान है और जहाँ जहाँ बेसाल्ट चट्टान ये लावा फैला वहाँ वहाँ बेसाल्ट चट्टान है, समझे आप लोग पूरा। चलिए, तो लावा का पठार निर्माण हुआ। अब पूर्ण विराम दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, स्पष्टतः प्रायद्वीपीय पठार में संरचनात्मक दृष्टि से दो प्रकार के पठार स्थित हैं, दो प्रकार के पठार स्थित हैं। अब देखिए ये पूरा पठार है, लेकिन जो मुख्य रूप से पहले से था तो वो आर्कियन प्रकार का चट्टान हो जाएगा, बाद में जो लावा से बना वो बेसाल्ट प्रकार का चट्टान हो जाएगा, जो आर्कियन से पठार बना वो आर्कियन पठार, जो बेसाल्ट से चट्टान बना वो बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट पठार। तो यहाँ पे संरचनात्मक मतलब रचना की दृष्टि से दो प्रकार का आपको पठार दिखाई देगा। उसमें एक प्रकार का लिखिएगा, एक नंबर में लिखिएगा आर्कियन संरचना प्रधान पठार, आर्कियन संरचना प्रधान पठार, आर्कियन संरचना प्रधान पठार। और दूसरा में लिखिएगा दक्कन ट्रेप संरचना प्रधान लावा पठार, दक्कन ट्रेप संरचना प्रधान लावा पठार। दक्कन ट्रेप आपको अभी समझाए ना, दक्कन ट्रेप या दक्कन का पठार, यही लावा से जो पूरा फैला, ठीक है। तो एक तो आर्कियन जो पूरे प्रायद्वीप भाग है, जहां लावा फैला वहां पे दक्कन वाला। तो लिखिए दक्कन ट्रेप संरचना प्रधान लावा पठार, लावा पठार। अब आप लोग लिखिए, अब ये दो हो गया। अब आप लोग हेडलाइनिंग दीजिए आर्कियन, अब आप लोग हेडलाइनिंग दीजिएगा आर्कियन पठार, आर्कियन पठार। और लिखिए आर्कियन पठार के नीचे लिखिए इसमें ग्रेनाइट नीस कोमा देके, ग्रेनाइट कोमा नीस कोमा शिष्ट चट्टानों की प्रधानता है। जहां जहां आर्कियन है वहां नीस शिष्ट, वहां पे नीस शिष्ट ग्रेनाइट वो चट्टान मिलेगा आपको जो लावा से निर्मित था पहले, पुराना वाला आग्नेय वाला, ठीक है। तो नीस शिष्ट ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता है। अतः यह आग्नेय एवं आग्नेय रूपांतरित संरचना के क्षेत्र हैं। जो आग्नेय चट्टान होता है आग से मतलब लावा से जम के बनता है, तो उसमें तो बेसाल्ट, लेकिन वो जब उसमें परिवर्तन आने लगता है धीरे धीरे तो उसी में निशिष्ट चट्टान की उत्पत्ति होती है, बनता है। तो लिखिए अतः यह आग्नेय एवं आग्नेय रूपांतरित चट्टानी संरचना के क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र कई प्रकार के खनिज संसाधन में संपन्न है। इन क्षेत्रों में ही आर्कियन संरचना के साथ साथ धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन जैसी संरचना भी है। धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन जैसी संरचना भी है।
क्षेत्रीय स्तर पर, नहीं ऐसे भी है को काट दीजिए, सिर्फ है काट दीजिए, लिखिएगा इसे, जैसी संरचना भी क्षेत्रीय स्तर पर पाई जाती है। यहाँ धात्विक अधात्विक जैसी खनिजों की संपन्नता पाई जाती है। यहाँ धात्विक अधात्विक जैसी खनिजों की संपन्नता पाई जाती है। देखिए आज इसी को रहने ही देते हैं, अगला एक क्लास और रख देंगे, क्योंकि जो प्रायद्वीप प्राचीन पठारी प्रदेश है ना, थोड़ा सा टफ है। आप लोग कहेंगे सर जल्दी जल्दी खींच दिए, इसीलिए इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है। फिर इसको प्रायद्वीप पठारी प्रदेश का एक क्लास लेंगे, लगभग छोटा सा क्लास होगा वो, ठीक है। तो आज इसको इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।